हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस पर डिस्कस कर रहे हैं। इस लेक्चर सीरीज में जो प्रीवियस लेक्चर था पार्टनरशिप एक्ट पर, उसमें हम लोगों ने पार्टनरशिप एक्ट का पूरा ओवरव्यू लिया था और इसके साथ साथ ये देखा था कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। ठीक है। और आज इस लेक्चर में हम लोग पार्टनरशिप के एसेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी ये डिसाइड करना होता है कि पर्टिकुलर कोई भी बिजनेस, ठीक है, आ, वहाँ पर पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप नहीं है, इस बात को डिसाइड करने के लिए 5 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जिनको कंसीडर करना पड़ता है। उन्हीं पांचों एलिमेंट्स पर हम लोग बात कर रहे हैं। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि देयर मस्ट बी 2 और मोर पर्सन्स। ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर और इनको हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ये इन 5 एलिमेंट्स में पहला तो ये है कि 2 और अधिक व्यक्ति होना चाहिए। सेकंड, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, यानी कि पार्टनरशिप के लिए एक एग्रीमेंट का होना बहुत ही जरूरी होता है। इसके बाद इट इज़ ऑर्गेनाइज टू कैरी ऑन अ बिजनेस, यह किसी पर्टिकुलर बिजनेस को कैरी करने के लिए किया जाता है। द पर्सन एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, इसका जो चौथा एलिमेंट है वो ये होता है कि प्रॉफिट को शेयर करने के लिए किसी भी पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स हैं वो म्यूचुअली एग्री हुए हों। और पांचवा एलिमेंट है द बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑयल, यानी कि बिजनेस या तो सभी के द्वारा किया जा रहा हो या अन्य के बिहाव पर किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा हो। ये 5 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं किसी भी पार्टनरशिप के निर्धारण के लिए। ठीक है, एक एक करके इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं यहाँ पर। नंबर 1, 2 और मोर पर्सन्स, यानी कि पार्टनरशिप होगी ही तब जब 2 या उससे अधिक व्यक्ति हों। ठीक है, अगर कोई सिंगल पर्सन है ना, किसी फर्म को चला रहा है, फर्म को ओन कर रहा है, तो उसको प्रोप्राइटरशिप फर्म बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म नहीं बोलते हैं। पार्टनरशिप होने के लिए 2 या अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी होता है। ठीक है। और इसके अलावा आप देखोगे सेक्शन 10 और सेक्शन 11 ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में प्रोविज़न करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो किया जाएगा वो कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, द पर्सन इंक्लूड्स आर्टिफिशियल एज वेल एज नेचुरल पर्सन, यानी कि पार्टनरशिप में चूंकि एक एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट पर्सन्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पर्सन की बात की जा रही है वो नेचुरल पर्सन भी हो सकता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, यानी ज्यूरिस्टिक पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, किसी पार्टनरशिप के लिए, यानी कि अगर कोई एक कंपनी है तो कंपनी को लीगल पर्सन कंसिडर किया जाता है, तो एक कंपनी भी किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो सकती है, यानी कि एक लिविंग पर्सन और दूसरा कोई आर्टिफिशियल पर्सन यानी कंपनी मिलके कोई एक पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। राइट। अब इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एक पार्टनरशिप फर्म पर्सन होता है, क्या इसको पर्सन के तौर पर कंसीडर किया जाए। और दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एक पार्टनरशिप फर्म किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो सकती है। इन दोनों बातों के जवाब आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि नो पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप फर्म जो है वो अपने पार्टनर्स से जानी जाती है। ठीक है, चूंकि पार्टनरशिप फर्म को एक नाम दे दिया जाता है, लेकिन जो रियल पर्सन होते हैं वो पार्टनरशिप फर्म में काम करने वाले उसके पार्टनर्स होते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म को चूंकि एक सेपरेट लीगल एंटिटी कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है, इसलिए पार्टनरशिप फर्म किसी अदर पर्सन के साथ, ठीक है, मिलकर कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकती है। राइट। तो यहाँ पर यह बात याद रखना है कि एक पार्टनरशिप फर्म किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट एंटर्ड बाय 2 और मोर पर्सन्स टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, यानी कि एग्रीमेंट जो है, ठीक है, उसका होना जरूरी होता है पार्टनर्स के बीच में, और वो एग्रीमेंट
रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है और ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है। वो एग्रीमेंट रिटन और ओरल नहीं, वो एग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। ठीक है, एक्सप्रेस का मतलब कि जहां पर प्रावधानों को स्पष्ट रूप से डिफाइन किया गया हो, है ना, जिनको पेपर पर लेट डाउन किया गया हो। और इम्प्लाइड का मतलब होता है जहां पर आचरण से इस बात को इन्फर किया जाता है कि दो पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट है। यानी कि ब्लैक एंड वाइट में उन प्रोविजंस को लिखा तो नहीं गया, लेकिन जो कंडक्ट है, जो आचरण है, वो इस तरीके से है जिससे ये इन्फर किया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच में एक सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट है। ठीक है, और पार्टनरशिप के लिए ऐसे एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है। सेक्शन 5 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्टेट्स दैट द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एवरी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज द कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि पक्षकारों के बीच में एक संविदा है, एक एग्रीमेंट है। तो यहाँ पर एग्रीमेंट का होना, कॉन्ट्रैक्ट का होना एसेंशियल एलिमेंट है। यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट से डिसाइड होती है, ना कि स्टेटस से। और स्टेटस का मतलब हुआ कि अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वो सब आपस में मिलकर अगर कोई फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनका वो स्टेटस है उस पर्टिकुलर काम में, उस बिजनेस में भागीदार होना। समझ रहे हैं? भागीदार कहा नहीं जाएगा, यानी कि वो पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत पार्टनर्स कंसीडर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कोई भी मेंबर, उसका वो पर्टिकुलर एक स्टेटस है, ना कि उनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट है। तो इसीलिए जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है उसको पार्टनरशिप फर्म के तौर पर कंसीडर नहीं किया जाता है। पार्टनरशिप है या नहीं ये डिसाइड किया जाता है एग्रीमेंट के आधार पर। अब जॉइंट हिंदू फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इन केस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, द रिलेशन ऑफ मेंबर्स विथ ईच अदर आर सब्सटेंशियली गवर्न बाय हिंदू लॉ, नॉट बाय पार्टनरशिप एक्ट। दिस डज नॉट मीन that there cannot be any partnership between members of joint Hindu family to carry on family business in partnership। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में पार्टनरशिप कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि उनके प्रोविजंस हिंदू लॉ के जो प्रोविजंस होते हैं उससे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रेगुलेट होती है। यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मामले में पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स मिलकर कोई पार्टनरशिप कर ही नहीं सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, उसको पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा। अगर उसके मेंबर्स आपस में मिलकर कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं और कोई एक पार्टनरशिप फर्म इस्टेब्लिश करते हैं, तभी उसको पार्टनरशिप फर्म माना जाएगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो फैमिली बिजनेस है जहाँ पर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, उसको पार्टनरशिप फर्म नहीं माना जाएगा। ठीक है, बट वेयर इट इज सो एलेस्ड, it will be required to be established by proper evidence in the light of definition of partnership given under section 4 of the act। जहाँ पर ये डिस्प्यूट अराइज हो कि पर्टिकुलर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का फैमिली बिजनेस पार्टनरशिप है या नहीं है, पार्टनरशिप फर्म है या नहीं है, वहाँ पर सेक्शन 4 के जो प्रोविजंस हैं पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत, सेक्शन 4 के जो प्रोविजंस हैं उनको स्ट्रिक्टली अप्लाई करना पड़ेगा। और पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं वीडियो में, वो सारे प्रोविजंस को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और आज जो एसेंशियल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये एसेंशियल्स भी उसी डेफिनेशन से निकल के आए हैं। इन एसेंशियल्स को यदि आप स्ट्रिक्टली अप्लाई करोगे तो वहाँ पर ये निर्धारित किया जा सकता है कि कोई पर्टिकुलर बिजनेस पार्टनरशिप फर्म है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कैरिंग ऑन ऑफ बिजनेस, यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो पर्टिकुलर बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए इस्टेब्लिश की जाती है।
ठीक है। अ पार्टनरशिप ऑफ द पर्पज ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट मीन्स अ बिजनेस पार्टनरशिप इन ऑर्डर that an agreement to share the profit may constitute partnership. Such profit must arise out of a business. ठीक है। सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट देयर मे बी पार्टनरशिप इवन इन अ सिंगल एडवेंचर और अंडरटेकिंग। देखो, पार्टनरशिप क्यों की जा रही है? प्रॉफिट शेयर करने के लिए। प्रॉफिट कहाँ से आप शेयर करोगे? किसी बिजनेस से प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म होने के लिए बिजनेस का होना भी जरूरी है। और सेक्शन 8 बोल रहा है कि बिजनेस कोई एडवेंचर भी हो सकता है या कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए किया जाने वाला कोई काम भी हो सकता है। जैसे एक मूवी बनाई गई, मूवी तो चलो 5 महीने में 6 महीने में बनके कंप्लीट हो गई, ठीक है। उसके बाद मूवी जो है रिलीज़ हो गई और रिलीज़ होने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो शेयर हो जाएगा उनके पार्टनर्स के बीच में। तो यहाँ पर मूवी का बनना और उसका रिलीज होना ये पूरी घटना 5-6 महीने में हो गई। तो कहने का मतलब है कि पर्टिकुलर टास्क के लिए भी पार्टनरशिप हो सकती है। ऐसा नहीं कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, राइट। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द बिजनेस शुड कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड परमानेंट अंडरटेकिंग, ठीक है। यानी कि परमानेंट नेचर का कोई बिजनेस हो तभी उसको बिजनेस बोलेंगे, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर किसी टाइम पीरियड के लिए भी या पर्टिकुलर किसी टास्क को भी बिजनेस कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन कोई एक ऐसी सोसाइटी जो कि चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पज से काम कर रही है, ठीक है, क्योंकि वो सोसाइटी होगी इसलिए इसको पार्टनरशिप फर्म नहीं बोला जाएगा। आगे बात करते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे। द वर्ड पार्टनरशिप इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड टू पार्ट विच मीन्स टू डिवाइड। क्या डिवाइड करना? प्रॉफिट को डिवाइड करना। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर पार्टनरशिप, यानी कि वहाँ पर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट भी होना चाहिए। अ पर्सन कैन क्लेम हिमसेल्फ टू बी अ पार्टनर इन अ बिजनेस ओनली व्हेन ही हैज़ अ राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। किसी भी व्यक्ति को पार्टनर तभी माना जा सकता है जब वो प्रॉफिट में शेयर करता हो, बिजनेस का जो प्रॉफिट हो उसमें अपना हिस्सा रखता हो। लेकिन सिर्फ हिस्सा रखना ही कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, यानी कि आपको सिर्फ हिस्सा मिल रहा है ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। लेकिन पार्टनर होने के लिए हिस्सा का होना मैंडेटरी होता है, राइट। कहने का मतलब ये है कि आप बिजनेस में प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे हो और आप बोल रहे हो मैं इसमें पार्टनर हूँ, तो ऐसे व्यक्ति को पार्टनर नहीं माना जाएगा क्योंकि आपका बिजनेस के प्रॉफिट में जो है शेयर ही नहीं है, राइट। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसमें शेयर रख रहा है, बाकी एलिमेंट्स अप्लाई नहीं हो रहे हैं उसके ऊपर, तो ये नहीं माना जाएगा कि वो व्यक्ति पार्टनर हो गया। यानी कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। अब मुरलीधर वर्सेस बंसीधर का केस है। यहाँ पर यह बताया गया कि पेमेंट ऑफ सैलरी आउट ऑफ प्रॉफिट टू अ रिटायरिंग पार्टनर वॉज हेल्ड टू बी नॉट सफिशिएंट फॉर क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप इन द एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। यानी कि अगर किसी रिटायर्ड पार्टनर, ठीक है, आउटगोइंग पार्टनर है, रिटायर्ड हो गया, पार्टनरशिप फर्म से बाहर आ गया, लेकिन उसको जो है एक तरीके से पेंशन दिया जा रहा है या फिर उसको जो प्रॉफिट हो रहा है उससे निकाल के कुछ सैलरी दी जा रही है, ठीक है। तो चूंकि वो प्रॉफिट में एक हिस्सा रख रहा है, ठीक है, लेकिन वो रिटायर्ड हो गया है तो प्रॉफिट में हिस्सा रख रहा है, ये एकमात्र मतलब ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं हो सकता है कि वो व्यक्ति उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है। अब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर होने के लिए प्रॉफिट ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के साथ साथ म्यूचुअल एजेंसी का होना भी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि आप जो है अदर मेंबर्स के बिहाफ पर काम करने के लिए क्या हो, इंटाइटल्ड हो, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। दूसरे अदर पार्टनर्स के बिहाफ पर आप यदि आप पार्टनर मतलब काम करने के लिए इंटाइटल्ड हैं तो आपको उस पार्टनरशिप फर्म में एक एजेंट के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। तो लास्ट एलिमेंट है कि म्यूचुअल एजेंसी का होना बहुत ज़रूरी होता है। सेक्शन 4 जो है वो इसी बात पर स्ट्रेस करता है, बिजनेस में बी कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि जो 5 बातें हमने यहाँ पर पढ़ी, इन 5 बातों का होना जरूरी होता है। 2 या अधिक व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, एग्रीमेंट होना चाहिए उन दोनों के बीच में या जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी के बीच में, और किसी पर्टिकुलर बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, ठीक है,
वो पार्टनरशिप फर्म कॉन्स्टिट्यूट की गई हो, जो प्रॉफिट हो रहा है उसको शेयर किया जाना चाहिए, ठीक है, और म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। इन 5 बातों के आधार पर यह निर्धारण किया जाता है कि कोई पर्टिकुलर वेंचर पार्टनरशिप फर्म है या नहीं है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसी को डिस्कस कर रहे थे, और आगे के लेक्चर्स में हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अदर प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।